हाय बच्चों, मैं सुनील मैम आपको फिर एक बार पढ़ाने चल रही हूँ। आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। ये बच्चों की मांग थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सामाजिक अध्ययन से मैम उसको बता दीजिए। तो कुछ प्रश्नों को हमने कई सीरीज से एनालिसिस किया है, उन प्रश्नों को आपके सामने लेके उपस्थित हूँ बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। और बच्चों भी इतनी मेहनत से आपके लिए पेपर बनाते हैं, आप लाइक तो दे दीजिए। अगर ये अनुरोध नहीं कर रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा, यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बच्चों आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न कि ग्राम पंचायत, ये माँ है, माँ की जगह का होना चाहिए। ग्राम पंचायत का महत्व क्या है, पहला प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम से संबंधित निर्णय गांव में ही लिए जाते हैं, जिससे समय एवं धन दोनों की क्या होती है, बचत हो सके। इसीलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, आप लघु में भी कर सकते हैं। इसको विस्तृत कर थोड़ा करके 2 लाइन लिख के आप लघु बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम पंचायत होता है। कौन होता है, ग्राम पंचायत होता है। फिर पंचायत व्यवस्था के कार्य स्तर कितने हैं। पंचायत व्यवस्था के कार्य स्तर कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, क्या पूछ रहा है, कार्य स्तर। इंपॉर्टेंट क्या है, कार्य स्तर। तो कितने होते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट आपको बताना है 3। यदि विकल्प में आए तो सीधे आपको बताना है 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे होता है आपका जिला पंचायत। क्या होता है, जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 3 होता है। आइए अगला प्रश्न आपका है, शहर मंडल में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्राह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शहर मंडल में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्राह, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्राह होता है बच्चों, सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा होता है, बुध। जैसे एक क्रम होता है ना, कौन सबसे छोटा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक बुध। तो ऐसे है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पूछा क्या है, क्रम पूछा होता तो ऐसे होता, बुध शुक्र, बृहस्पति, बुध शुक्र बृहस्पति, अभी भूल गए, बताइए आपको, बुध शुक्र शनि बृहस्पति। चलिए आइए, तो आपका प्रश्न क्या है, सौरमंडल में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपने देखा, एक नज़र में फिर देख लेते हैं ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। तो ग्राम पंचायत का महत्व होता है कि ग्राम से संबंधित निर्णय गांव में ही लिए जाए, जिससे क्या होता है, समय और धन दोनों का बचत होता है। ग्राम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। ग्राम व्यवस्था के स्तर कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। यानी क्रम से देना होगा, तो सबसे बड़ा कौन है, जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। आइए फिर आपका है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह। हाँ, एक क्रम हम आपको बता रहे थे, 1 मिनट। बुध, शुक्र, शनि, बुध शुक्र शनि, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, बुध शुक्र, आपको बताया ना, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, मंगल, मंगल बृहस्पति शनि, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि। उसके बाद आपका हो जाएगा अरुण, अरुण और वरुण। ये आपका क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे आपका। तो दूसरा आपका आ गया, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए,
क्या पूछा है कि प्राचीन काल के 2 महाकाव्य, वेरी इंपॉर्टेंट है तो आसान बहुत ही आप बता सकते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है महाकाव्य और कितने 2, तो 2 महाकाव्य कौन है, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण, गीता नहीं कह सकते, गीता भी है एक ग्रंथ है, लेकिन क्या है महाभारत और रामायण कह सकते हैं। उसके बाद पूछे तो रामचरितमानस, गीता और सब ला सकते हैं, लेकिन जो 2 महाकाव्य हैं वो महाभारत और रामायण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े तारों का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, का होना चाहिए, तारों का समूह पाया जाता है, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। ब्रह्मांड में बड़े बड़े तारों का समूह पाया जाता है, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब अगला प्रश्न है इतिहास किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इतिहास है क्या कि मानव जीवन के उस काल से है जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है। जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है वो इतिहास की श्रेणी में आते हैं, उनको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन उन्हें इतिहास मानते नहीं है क्योंकि उनका लिखित कोई साक्ष्य नहीं। तो इतिहास यदि वास्तविक माना जाता है तो मानव जीवन के उस काल से है जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विश्व दुखों से भरा है, ये किसने कहा है। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने कहा। किसने कहा है, गौतम, ये आगे लिखा है, हमने आगे लिखे हैं ना आपके, किसने कहा विश्व दुखों से भरा है, तो गौतम बुद्ध ने कहा। और किसमें कहा, उपनिषद में कहा। किसमें कहा है, उपनिषद में कहा। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है, तो ये इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, आपको आता भी होगा, हो सकता है कि प्रशांत महासागर। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, मेरा उद्देश्य इतना है कि आपका ध्यान उधर केंद्रित हो कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, आपको अगले पेपर बनाने में थोड़ा हमें हेल्प मिलती है कि चाहे जितनी परेशानी हो लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, बस और कुछ है नहीं कि आपके लाइक से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तो एक कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने का। चलिए अगला प्रश्न है के भ्रमण, यानी यहाँ के भ्रमण मतलब पृथ्वी, सॉरी यहाँ पृथ्वी हमने नहीं लिखा है, भूल गए हैं, पृथ्वी, पृथ्वी के भ्रमण की दिशा होती है, यानी पृथ्वी के भ्रमण की दिशा क्या होती है। तो बच्चों आप जानते रहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होती है, पश्चिम से पूर्व, ये उल्टा चलती है, पृथ्वी कैसे, उल्टा, उल्टा चलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं राउंडेड होती है, ये किधर से होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे ना घूमकर, ये कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, यानी पश्चिम की तरफ घूमती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न जो है वो है थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लें आपको समझ में ना आ रहा हो तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर आपके कि मानव ने सबसे पहले एक मिनट आप लगे, हाँ आप निरंतर रहिए, मैं आपके सामने आ रही हूँ, बस थोड़ी सी दिक्कत है, इसको दूर करके चलिए ऐसे पढ़ाते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, मानव ने क्या किया, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो आइए बच्चों हम जानते हैं किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है और शायद इसको आप शुरू से बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा धातु का, ये आप सब जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है आग की खोज कब और किस प्रकार से की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप भूल कर सकते हैं इसमें, आग की खोज नवपाषाण काल लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, आग की खोज देखिए कैसे की, पूरा पाषाण काल युग में, किसमें की गई थी, पूरा पाषाण काल युग में। ये जो आग की खोज है सबसे पहले हुई कहाँ, कब हुई, पूरा पाषाण काल में। और कैसे हुई, शिकार के लिए औजार बनाने में पत्थरों को आपस में रगड़ते थे जिससे चिंगारी निकलती है, वहीं से क्या हुआ, इन्हें आग का ज्ञान हुआ, वहीं से इन्हें क्या हुआ, आग का ज्ञान हुआ। तो फिर एक बार जानेंगे सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा धातु का, किस धातु का, तांबा धातु का। फिर आपके सामने है कि आग की खोज कब और किस प्रकार की गई, तो आग की खोज वेरी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए, इसको कई बार पूछा गया, पूरा पाषाण युग, क्योंकि बच्चे सोचते होंगे कि ये तो नव पाषाण युग की
खोज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा पाषाण काल की खोज है। और किस प्रकार हुई, तो उस समय क्या करते थे, मानव जो है शिकार पर ही निर्भर था। और शिकार पहले क्या करते थे, जब आग की खोज की इसके पूर्व ये शिकार को कच्चा खाते थे। कैसे खाते थे, शिकार को कच्चा ही खा लेते थे। लेकिन जैसे ये कैसे इनका शिकार करते थे, तो पत्थरों के औजार से। किससे, पत्थरों के औजार से। पत्थरों के औजार से क्या करते थे, शिकार करते थे। और इन औजारों को पहले क्या करते थे, ऐसे ही प्रयोग करते थे, प्रयोग ऐसे ही करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, उसे नुकीला किया। उसे क्या किया, नुकीला नुकीला किया, यानी हथियार बनाना शुरू किया। और इसके लिए क्या करते थे, वो आपस में पत्थरों को रगड़ते थे, कोई और विकल्प नहीं था, उसको रगड़ रगड़ के पतला बनाते थे। और जिससे क्या हुआ, दो पत्थरों के रगड़ने से उसमें घर्षण हुआ, और जिससे उसमें चिंगारियाँ निकली। और चिंगारियाँ जब निकली तो उसका इस्तेमाल क्या किया इन्होंने, किसी पास में रखी वस्तु से वो क्या हुई, चिंगारियाँ उस पर पड़ी और वो जलने लगी। इससे इनको ज्ञान हुआ कि अरे ये जल गया, मीन्स हम इससे क्या कर सकते हैं, उष्मा पैदा करके, उष्मा मीन्स गर्मी पैदा करके या रगड़ के आग तैयार कर सकते हैं या आग जला सकते हैं। और जलाने के बाद क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे मांस को भूना, और भूनने के बाद उनको ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार पत्थरों से आग को सीखा और आग में शिकार को भूनकर खाने लगे। और क्या हुआ, इससे उन्हें आग का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। किस युग में, पूरा पाषाण युग में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का प्रयोग किसमें किया गया, तो बच्चा सर्वप्रथम जो गायत्री मंत्र का प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया। हमारे वेद कितने हैं, सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या। तो उम्मीद है कि आप जानते होंगे कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। फिर प्रश्न पूछा सबसे प्राचीन वेद कौन से है, सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, जहाँ से क्या हुआ, गायत्री मंत्र को लिया गया। उसके बाद एक प्रश्न और पूछता है कि चारों वेदों का क्रम, तो पहले क्या है बच्चा, तो पहले आपका जो आ रहा है चारों वेदों का क्रम, वो सबसे पहले है ऋग्वेद। सबसे पहले क्या है, ऋग्वेद। फिर दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, कभी कभी पूछ लेते हैं क्रम ना, यजुर्वेद, सॉरी यहाँ नहीं लगाना चाहिए था हमको, यजुर्वेद। फिर तीसरा क्या है, सामवेद। और चौथा क्या है, अथर्ववेद। चौथा यह लिख दे रहे हैं, अथर्व ऐसे गलत होगा, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, अथर्व। क्या होगा, अथर्ववेद। तो पहले ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संगीत का जनक कौन है, जनक कौन सा वेद है, कौन सा वेद है, तो कौन सा वेद है आप बताइए। तो संगीत का जनक कौन सा वेद माना गया, सामवेद को माना गया। किसको माना गया, सामवेद को। तो आपने जाना कि वेद कितने हैं, 4 हैं। और चारों वेदों में क्रम आप बताए कि सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। फिर आपने कहा कि संगीत का जनक किस वेद को माना गया, तो संगीत का जो जनक है वह किसको माना गया, सामवेद को माना गया। एक प्रश्न उठता है सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। अच्छा ये बताओ गद्य पद्य दोनों वेदों का संकलन किस में मिलता है, क्योंकि दोनों का किस में मिलता है, तो कहीं ना कहीं सामवेद से ही नाटकों की उत्पत्ति हुई, नाटक से संगीत की उत्पत्ति हुई। अच्छा ये बताइए कि ज्योतिष अंक का सबसे पहले विकास किस वेद में हुआ, तो अथर्ववेद में हुआ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इससे जुड़े जितने प्रश्न थे हमने आपको बता दिया। फिर पाषाण काल की 2 विशेषताएं, तो हमने सबसे पहले भी बताया ना कि पाषाण काल में क्या करते थे,
सब उनकी जो जीविका थी वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर थी, शिकार पर निर्भर थी। यानी वो शिकार करके ही अपना भोजन करते थे और भूख मिटाते थे। उनको खेती करना या अन्न उपजाना ये सब उनको मालूम नहीं था। और क्या उसके पहले यानी पूरा पाषाण काल, यानी कुछ दिन ये क्या करते थे, कच्चा खाते थे मांस को। बाद में आगे की खोज पाषाण काल में ही, यानी पूरे पाषाण काल बताया गया ना, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई। तो ये इनकी दो विशेषताएं हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये अगला प्रश्न है आपका, इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए, तो अगला है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक, दो में से एक पूछा जा सकता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे बच्चा, ऋषभदेव। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समझिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक, यहाँ कुछ लगा नहीं तो सीधे आप कह देंगे ऋषभदेव। और ये पूछा जा सकता है कि ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो ये प्रथम तीर्थकर थे। फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यदि लगा रहे तो वो महावीर स्वामी है। कौन है, महावीर स्वामी। यदि पूछा जाता है ये कौन से तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। फिर पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर का नाम बताइए। कभी कभी ऐसा होता है ना, पहला कोई बच्चा पहला रटा है और चौथा यानी लास्ट में 24वां रटा है, लेकिन वो 20 से पूछ लेते हैं। तो 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ हैं। तो इसको प्रथम ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के प्रथम सीधे संस्थापक पूछता है तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक पूछता है तो महावीर स्वामी। कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, सीधे पूछ लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक, वहाँ प्रथम न लगाए रहे न वास्तविक लगाए रहे और ऋषभदेव का नाम न रहे, सीधे महावीर स्वामी का नाम रहता है तो महावीर स्वामी पे लगाएंगे। और ऋषभदेव रहता है, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ऋषभदेव रहेंगे तो ऋषभदेव पे लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या है। महावीर के बचपन का नाम हर्षवर्धन है। महावीर के बचपन का क्या नाम है, हर्षवर्धन है। अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया, अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया, गौतम बुद्ध के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि। आइए देखते हैं हम, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। आइए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नगर निगम के अध्यक्ष पद का नाम क्या है। नगर निगम के, पूछ क्या रहा है आपसे, नगर निगम के अध्यक्ष पद का नाम बताइए। अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा, अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, अध्यक्ष पद का नाम पूछा है तो उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और पहले क्या कहते थे, महापौर कहते थे। इसको क्या बोलते थे, महापौर, या हिंदी में आज भी कह सकते हैं, और मेयर इसका नाम है। फिर आइए हम देखते हैं कि नगर पंचायत का कार्यकाल, नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितना, 5 वर्षों के लिए। यदि उसने कानून का या संविधान का उल्लंघन किया तो उसे क्या के बीच में भी भंग किया जा सकता है, और नए चुनाव के लिए 6 महीने बाद पुनः नया चुनाव, सीट की पूर्ति पर या सीट को भरने के लिए नया चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन इसका जो समय है, इसका कार्यकाल है, वो 5 वर्ष है। आइए देखते हैं, हर्यक वंश की स्थापना की किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार ने की थी। किसने की थी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। आइए देखते हैं, पैगोडा
किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जान नहीं पाते हैं, दोनों ये वेरी वेरी लगा लीजिए। तो वह पैगोडा किसे कहते हैं? बौद्ध मंदिरों को। पैगोडा किसको कहते हैं? बौद्ध मंदिरों को। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसको, तो आप आसानी से बता सकते हैं, साक्षरता का अभाव, परंपरागत विचारों का अभाव। साक्षरता का अभाव, परंपरागत विचारों का अभाव। फिर आइए, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। महाजनपदों की संख्या कितनी थी तथा किस शताब्दी में मिलती है? तो देखो, पहले तो आप बताएंगे महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। तथा किस शताब्दी में ये जनपद मिलते हैं? तो 6वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी। दो प्रश्न यहीं पे हैं। फिर अगला आप देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर, वो 6वीं शताब्दी वही है, उसका इसमें आ गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात हो रही है, 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 5 आर्य सत्य, पहले तो पूछा जाएगा, एक प्रश्न यहीं से निकलता देते हैं, 5 आर्य सत्य किसने दिया? तो जैन किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। किसने दिया? महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक वही थे, महावीर स्वामी ही थे। और जैन धर्म के 5 आर्य सत्य हैं, तो कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का आधार है? तो बौद्ध धर्म का आधार क्या है? गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया अहिंसा। अहिंसा ही बौद्ध धर्म का आधार है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन, यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, कभी कभी घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं, कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता है। किंतु वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्यों ने किया है। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्यों ने किया है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? ये रा होना चाहिए, शेर शाह सूरी ने। पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटता है, कौन बांटता है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 ध्रुवों में कौन बांटता है? भूमध्य रेखा बांटता है। तो हमको लगता है बच्चों लगभग हो गया है आपका। चलिए, अगले वीडियो में हम पुनः आपको मिलते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।